हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 9 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है PDF फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पे पहुँच जाएगी और इसका जो मूल्य है मात्र 35 रुपया है। और इस मैगजीन में मैंने जनवरी 2018 से लेकर जून 2019 तक यानी कि पिछले 1.5 साल के लगभग 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। और इस मैगजीन का जो मीडियम है, जो क्वेश्चन है हिंदी भाषा में है और इस मैगजीन में मैंने करंट अफेयर्स के जितने भी सेक्शन बन सकते हैं उन सभी को कवर किया है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा था उस समय तक लगभग 1200 लोगों ने इस मैगजीन को अभी तक खरीदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो अभी राजस्थान के जयपुर शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ए, जयपुर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 6 जुलाई 2019 को अजरबैजान के शहर बाकू में 43rd सेशन आयोजित किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। वहीं पर यह निर्णय लिया गया है कि जयपुर शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाएगा। अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी इटली के पास टोटल 53, दूसरे नंबर पे था चीन 52 के साथ और भारत में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी 37। लेकिन ये जो डेटा है 6 जुलाई 2019 को चेंज हो गया। तो अब आपको याद रखना है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इटली और चाइना के पास, दोनों देशों के पास 55। दूसरे नंबर पे है स्पेन 48 के साथ, तीसरे नंबर पे है जर्मनी 46 के साथ, चौथे नंबर पे है फ्रांस 45 के साथ और भारत है 5वें नंबर पे 38 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के साथ। तो अब आपको याद रखना है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इटली और चीन के पास 55 दोनों देशों के पास और भारत में टोटल हैं 38। और लेटेस्ट जो भारत का वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है वह है राजस्थान का जयपुर शहर। अब आपको मैं बताता हूं कि जो टोटल 38 हैं इसमें से 30 हैं कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, 7 हैं नेचुरल प्राकृतिक और इनमें से एक है मिक्स्ड का मतलब कल्चरल और नेचुरल दोनों मिला के। तो क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत की मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन है? तो आपको याद रखना है भारत की मिक्स्ड और सिंगल एकमात्र मिश्रित जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अब हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है और ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा घोषित किया जाता है। ये कुछ ऐसे खास स्थान होते हैं जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर जिनका कुछ खास हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, कल्चरल, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक, पौराणिक या फिर साइंटिफिक महत्व होता है। उन शहरों, स्थानों और जगहों को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है। जो यूनेस्को है इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में और यूनेस्को की वर्तमान में हेड हैं एंड्रा एजोले जो कि फ्रांस देश से हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सुर्खियों में रहा दमन गंगा पिंजल इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो दमन गंगा पिंजल इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का संबंध है महाराष्ट्र राज्य से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, महाराष्ट्र राज्य। दमन गंगा पिंजल इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत जो महाराष्ट्र में सूखा है उससे समस्या का समाधान करेगा और इसके साथ ही साथ जो मुंबई शहर है उसमें जल की पूर्ति करेगा दमन गंगा पिंजल इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत। तो आपको याद रखना इसका सीधा संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, यहाँ के राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई।
अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नीति आयोग की 2019 की AMFFR इंडेक्स में पहले स्थान में कौन सा राज्य रहा? तो नीति आयोग के द्वारा जो AMFFR इंडेक्स सूचकांक जारी किया गया है, इसमें नंबर 1 राज्य रहा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, और आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि AMFFR इंडेक्स सूचकांक क्या होता है। तो इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। जो राज्यों के द्वारा किसानों के मार्केटिंग यानी कि विपणन के क्षेत्र में जो रिफॉर्म या सुधार किए जाते हैं, उन सुधारों से संबंधित जो इंडेक्स लॉन्च किया गया है उसका नाम है AMFFR, और ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और इसमें नंबर 1 राज्य रहा महाराष्ट्र। इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा ही अभी दूसरा एक सूचकांक जारी किया गया था जो कि स्वास्थ्य से संबंधित था, और इसका नाम दिया गया था हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया, और इसमें नंबर 1 राज्य रहा था केरल। तो ये 2 सूचकांक आपको याद रखना है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में नंबर 1 राज्य रहा भारत का केरल, और नीति आयोग के जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म से संबंधित इंडेक्स है, सूचकांक है, इसमें नंबर 1 राज्य रहा महाराष्ट्र। अब हम देख लेते हैं कि नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के वर्तमान में हेड हैं, चेयरपर्सन हैं, प्रेसिडेंट हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं अमिताभ कांत। और मैं हर बार जब राजीव कुमार शब्द आता है तो 3-4 व्यक्तियों के नाम बताता हूं जिनके सामने राजीव शब्द लगा। ये कौन कौन से हैं? पहला है राजीव महर्षि, जो कि भारत के वर्तमान में महालेखा परीक्षक कैग हैं। राजीव गाबा, जो कि भारत के वर्तमान में होम सेक्रेटरी गृह सचिव हैं। राजीव कुमार, जो कि भारत के वर्तमान में नीति आयोग के चेयरमैन हैं, जो अभी बताया। राजीव राय भटनागर, जो कि वर्तमान में CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये 4 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है जिनके सामने राजीव शब्द लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विवेक दीपानी नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो विवेक दीपानी जो पुस्तक है, इसको लॉन्च किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी के द्वारा। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि विवेक दीपानी जो पुस्तक है ये क्या है, तो इस पुस्तक के अंतर्गत जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, इनके द्वारा जो सूक्तियाँ लिखी गई थी, उन सभी सूक्तियों का संकलन है। तो आपको याद रखना है विवेक दीपानी पुस्तक, जिसको लॉन्च किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी के द्वारा। इसमें आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बोली गई और लिखी गई जो सूक्तियाँ हैं, उन सभी को इसमें संकलित और समाहित किया गया है। ये जो पुस्तक है लोकल 10 भाषाओं में लॉन्च की गई है। अब हम देख लेते हैं रिसेंट में जो बुक्स लॉन्च की गई हैं, जैसे अभी विस्पर्स ऑफ टाइम जो पुस्तक है, ये लिखी गई है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा, और ये लॉन्च की गई है भारत के वर्तमान में जो कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी के द्वारा। दूसरी पुस्तक जो अभी आई है, जिसका नाम है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, ये पुस्तक लिखी गई है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। अगली पुस्तक है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ, ये पुस्तक लिखी गई है भारत के पूर्व नेवी चीफ सुशील कुमार के द्वारा। अगली पुस्तक है माई लाइफ माई मिशन, जो कि बाबा रामदेव की आत्मकथा है। ये लिखी गई है बाबा रामदेव और पत्रकार उदय माहुरकर के द्वारा। अगली पुस्तक है क्रिकेट वर्ल्ड कप द चैलेंज ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लिखी गई कमेंटेटर आशीष रे के द्वारा। अगली पुस्तक है गेम चेंजर, जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। तो इतनी पुस्तकों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रस्तुत बजट में 1 नेशन 1 ग्रिड प्लान किससे संबंधित है? तो 1 नेशन 1 ग्रिड प्लान जो है ये ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि 1 नेशन 1 ग्रिड प्लान क्या है। तो इस प्लान के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हम सभी राज्यों को सस्ते दामों यानी कि कंसेशनल रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो आपको याद रखना है 1 नेशन 1 ग्रिड प्लान जो है, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट राज्यों को सस्ते दामों पर बिजली प्रोवाइड करेगी, और इसका संबंध है ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी से। अब हम कुछ 4-5 स्कीम या फिर प्लान के नाम बताते हैं जिनके सामने 1 शब्द लगा हुआ है, जैसे
वन नेशन वन ग्रिड प्लान जो अभी अभी बताया इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। वन सिटीजन वन ट्री कैंपेन इसको शुरू किया गया है मेघालय सरकार के द्वारा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ये उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा चलाई गई है। वन फैमिली वन जॉब स्कीम ये सिक्किम राज्य के द्वारा चलाई गई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड जो कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है और इसको पूरे देश में लागू करने का समय है 1 जुलाई 2020। अगला है वन नेशन वन कार्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत कार्य करेगा और इसका काम है जो कि भारत में टोटल मेट्रो और रेलवे टोल टैक्स पार्किंग है। आप इस कार्ड की सहायता से इन सभी जगह भुगतान कर सकेंगे और आप इसको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की तरह भी यूज कर पाएंगे। तो आप ये 4-5 नाम याद रखना है जिनके सामने वन शब्द लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भेल कंपनी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भेल कंपनी के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है नलिन सिंघल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भेल कंपनी जिसका पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके नए CMD नियुक्त किए गए हैं नलिन सिंघल। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में IBPS के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IBPS संस्था जो कि भारत में बैंकिंग और इंश्योरेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो कि एक बैंकिंग रिक्रूटमेंट बॉडी है, इसके नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया है B हरिदेश कुमार। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बैंक या फिर इंश्योरेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है IBPS के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है B हरिदेश कुमार को। IBPS जिसका पूरा नाम है बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। अब आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ से याद रखना जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या है? जो IBPS है ये 2 प्रकार के एग्ज़ाम कराता है। IBPS जो नेशनल बैंक हैं, इसके साथ ही साथ जो RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक हैं, इनका भी एग्ज़ाम IBPS के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो जो RRB रीजनल रूरल बैंक हैं, इनका एग्ज़ाम अभी तक सिर्फ 2 भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी में कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन अभी प्रस्तुत बजट में निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि जो अब RRB हैं इनका एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी के साथ ही साथ 13 अन्य लोकल भाषाओं में भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब आपको याद रखना है RRB का एग्ज़ाम हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही साथ 13 अन्य भाषाओं में भी कराया जाएगा। अब आपको ये 13 भाषाएं पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आड वन आउट में बन सकता है, पूछा जा सकता है। ये 13 भाषाएं हैं असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन 13 भाषाओं में RRB का एग्ज़ाम कराया जाएगा रादर देन हिंदी और इंग्लिश। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं जो लेटेस्ट में अपॉइंटमेंट हुई हैं यानी कि नियुक्तियाँ हुई हैं। तो अभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए मनोज कुमार नाम्बियार। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की नई हेड के रूप में नियुक्त किया गया कृष्णा लेगार्डे को। IMF के आंतरिक हेड के रूप में नियुक्त किया गया डेविड लिप्टन को, जो कि अमेरिका देश से हैं। यूरोपीय आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उर्सुला वान डेर लेयन को, जो कि जर्मनी देश से हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया क्यू डोंगियो को, जो कि चीन देश से हैं। BSNL के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है PK पुरवार को। नेशनल हाउसिंग बैंक के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया शारदा कुमार होटा को। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया शरद कुमार सरफ को। IB के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार को। जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है, इसके नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है सामंत गोयल को। भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्ण कुमार नटराजन को। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद को। तो ये हैं लेटेस्ट में हुई अपॉइंटमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य में 21वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो 21वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो राष्ट्रमंडल हैं इनको बोला जाता है इंग्लिश में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। और ये क्वेश्चन 1-2 बार कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस या राष्ट्रमंडल देश किसे कहा जाता है? तो वह सभी देश जिन पर कभी न कभी
ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड ने राज किया था उन सभी देशों को कहा जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो आपको याद रखना है वह सभी देश जो कि कभी न कभी ब्रिटिश एम्पायर की टेरिटरी रही थी उनको बोला जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के शहर लंदन में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है इसका रिसेंट में नया मेंबर बना है मालदीव, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। मालदीव इससे पहले कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य था, लेकिन बीच में इन्होंने अपनी सदस्यता को त्याग दिया था, लेकिन फिर से 2019 में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन कर लिया है मालदीव देश ने। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में WEF के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन सा है? तो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है टाटा स्टील कलिंग नगर। जो टाटा स्टील कलिंग नगर है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब हम देख लेते हैं कि ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क क्या है। तो ग्लोबल लाइट हाउस जो नेटवर्क है ये पूरी दुनिया के जो मैन्युफैक्चरर हैं इनका एक फोरम है, एसोसिएशन है, एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है। इनके द्वारा जो ये फोरम है जो आने वाली 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसके लिए टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के लिए जो एक फोरम तैयार किया गया है उसका नाम है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। यहाँ पे दूसरा नाम लिखा है WEF का पूरा नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व आर्थिक मंच। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के क्लोनी शहर में और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर और वर्तमान में हेड हैं क्लास श्वाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मॉयस मिशन को किस महासागर में भेजा जाएगा? तो मॉयस जो मिशन है इसको भेजा जाएगा आर्कटिक महासागर में। अब हम देख लेते हैं कि ये मिशन क्या है। तो इस मिशन के तहत 17 देशों के वैज्ञानिक इसमें हिस्सा लेंगे और ये मिशन 1 साल तक चलाया जाएगा आर्कटिक महासागर में, जिसमें आर्कटिक महासागर की जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च किया जाएगा। तो आपको याद रखना है मॉयस मिशन जिसमें टोटल 17 देशों के वैज्ञानिक भाग लेंगे और इसमें आर्कटिक महासागर पे रिसर्च किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में बोनालू उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो बोनालू उत्सव की शुरुआत हुई है तेलंगाना राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो बोनालू उत्सव है ये तेलंगाना के गोलकोंडा किले के जगदम्बा मंदिर में मनाया जाता है और ये बोनालू जो उत्सव है तेलंगाना राज्य का राज्य उत्सव भी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है बोनालू उत्सव का संबंध है तेलंगाना राज्य से, जो कि तेलंगाना राज्य का राज्य उत्सव है। अब आपको 2 उत्सव और याद रखने हैं, जिसमें पहला है अथिवरादार उत्सव जो कि मनाया गया है तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में। और ये जो अथिवरादार उत्सव है इसमें 40 वर्षों में एक बार इस मंदिर के देवता को बाहर निकाला जाता है। इससे पहले 2019 से पहले अथिवरादार उत्सव में जुलाई 1979 में इस मंदिर के जो देवता हैं बाहर निकाला गया था। तो आपको याद रखना है अथिवरादार उत्सव जो है इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। अगला उत्सव है जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि अभी अभी आयोजित किया गया है उड़ीसा के पुरी शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कनाडा बैडमिंटन ओपन 2019 पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है ली सी फेंग ने। ली सी फेंग जो कि चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका संबंध थोड़ा थोड़ा भारत से है। कैसे? जो ली सी फेंग हैं इन्होंने कनाडा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 को जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में हराया था भारत के खिलाड़ी परुपल्ली कश्यप को। तो इस प्रकार से इसका भारत से संबंध है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कनाडा बैडमिंटन 2019 को जीत लिया है ली सी फेंग ने, जो कि चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में हराया भारत के खिलाड़ी परुपल्ली कश्यप को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कनाडा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में महिला एकल को किसने जीत लिया, तो इसको जीत लिया एन सी यांग ने, जो कि साउथ कोरिया की खिलाड़ी हैं।
अब आपको याद रखना है, इसके अलावा जो अभी भी कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स यानी कि जो कार रेस है प्रतियोगिता, इसको जीत लिया था लुइस हैमिल्टन ने। कनाडा, जिसकी राजधानी ओटावा, कनाडा में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है कनाडियन डॉलर। कनाडा के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडियो। और आज मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि जो सर अभी तक टोटल ग्रैंड प्रिक्स हैं इनको आप वीडियो में शामिल कर लेना आज। तो मैं आज इन सभी जो 2019 की अभी तक ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उनको भी मैं आज बता रहा हूं। तो 2019 में अभी तक टोटल ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं कनाडा ग्रैंड प्रिक्स, चाइना ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। इन सातों को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है मैक्स वेस्टापन ने। अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है वाल्टारी बोटास ने। तो ये 9 आपको ग्रैंड प्रिक्स याद रखना है। और जिसने भी कमेंट किया था आप देख सकते हैं कि मैंने आज कवर कर लिया है। तो आज के लिए जो मेरा वीडियो है इसका टारगेट रखते हैं टोटल लाइक और शेयर का 2000। वैसे तो अभी तक मेरा किसी दिन भी टारगेट पूरा नहीं हुआ है, फिर भी आज उम्मीद करते हैं कि आज का टारगेट पूरा होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप हमारा जो मैगजीन है इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर